नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में 2 पाकिस्तानी शामिल, एनआईए की चार्जशीट पेश। आतंकी घटना माना, 11 आरोपियों ने इस मकसद से की थी वारदात। मंदिर का पुजारी निकला रेपिस्ट। राजस्थान में नाबालिग से रेप के बाद दाढ़ी कटवाई। गुजरात में रह रहा था वेश बदलकर। कार और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत में 4 की मौत। मरने वालों में इंजीनियर, बिजनेसमैन उज्जैन से दर्शन कर लौट रहे थे जयपुर। एक दूसरे से लिपटा मिला पति पत्नी का शव। डायरी में लिखा, जिंदगी से परेशान है, किसी का कोई दोष नहीं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका सही साबित हुई है। हत्याकांड के 177 दिन बाद गुरुवार को एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। इस पूरे मामले को आतंकी मॉड्यूल माना गया है। बताया गया है कि देश भर में डर फैलाने के लिए हत्या की गई, इसलिए वीडियो भी बनाया गया। मुख्य आरोपी रियाज और गौश मोहम्मद समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल है। एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कराची में रहने वाले 2 आरोपियों को जोड़ा है। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान के दोनों आरोपियों का इस मर्डर क्या और कैसा रोल रहा है। ये दोनों युवक कई ग्रुप के एडमिन होने के साथ भड़काऊ मैसेज भेजते थे। इन्हीं ग्रुपों में ये सभी आरोपी जुड़े हुए थे। दोनों फिलहाल एनआईए की पकड़ से दूर है। एनआईए मामलों की स्पेशल कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के चलते न्यायालय ने ऑफिस रिपोर्ट के लिए 3 जनवरी 2023 की तारीख तय की है। सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी नहीं हो पाई है। 3 जनवरी को ही चालान पर भी सुनवाई होगी। जयपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश चार्जशीट में एनआईए टीम ने 11 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में साफ लिखा गया है कि आरोपियों ने एक आतंकी मॉड्यूल के रूप में काम करके बदला लेने की साजिश रची थी। आरोपी कट्टरपंथी थे और भारत समेत दुनिया भर में आने वाले आपत्तिजनक ऑडियो, वीडियो, मैसेज से प्रेरित थे। दोनों आरोपियों ने पूरे देश में खौफनाक तरीके से अंजाम देने के लिए चाकुओं और हथियारों की व्यवस्था की थी। आरोपियों के मन में कन्हैयालाल की फेसबुक पोस्ट को लेकर भारी आक्रोश था। कट्टरपंथी होने के चलते पूरे भारत में आतंक फैलाने के मकसद से आरोपियों ने हत्या का वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। उन्होंने भारत के लोगों के बीच इस्लाम के प्रति लिखने पर डरने और आतंक फैलाने के इरादे से एक और धमकी भरा वीडियो भी शूट किया था। दरअसल इस केस में सबसे पहले 29 जून को उदयपुर के दान मंडी में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उसी दिन एनआईए ने इस केस को री रजिस्टर कर अपनी जांच शुरू की थी। चार्जशीट से सामने आया है कि आरोपियों एक आतंकी गिरोह मॉड्यूल के रूप में काम कर बदला लेने की साजिश रच रहे थे। आपको बता दें कि 28 जून को दोपहर में मालदास स्ट्रीट इलाके में भूत महल गली में दुकान में कन्हैयालाल साहू की रियाज और गोश मोहम्मद ने धारदार हथियार से गर्दन काट दी थी। उस दौरान कन्हैयालाल के एक साथी टेलर कारीगर पर जानलेवा हमला किया गया था। कन्हैयालाल ने फेसबुक पर नुपुर शर्मा के समर्थन में रिपोस्ट किया था। उसके बाद उसे धमकियां मिल रही थी। कन्हैया की सुप्रीम टेलर्स नाम से दुकान थी, जहां उसके साथ ईश्वरलाल गौड़ और राजकुमार शर्मा भी काम करते थे। फिलहाल इस केस से जुड़े 9 आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। सभी को अलग अलग बैरक में रखा गया है। 28 जून दिन में करीब 2 बजे थे। उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल पर बेरहमी से 30 से ज्यादा वार कर दिए। उसकी दुकान में है उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड को अंजाम दिया था रियाज और गौश मोहम्मद ने। दोनों ही हत्यारों ने कन्हैया को मारते वक्त उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा। चाकुओं से वार करके गला काट दिया। अब बड़ी बेरहम हत्यारा रियाज इन दिनों अपने परिवार से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है।
जांच एजेंसियों के अधिकारियों से मिन्नतें भी कर रहा है। गुजरात के महाकाली मंदिर का पुजारी रैपिस्ट निकला। राजस्थान में नाबालिग से रेप किया, उसका अबॉर्शन कराया और फरार हो गया। 11 महीने बाद पुलिस ने गुरुवार को उसे जूनागढ़ से गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 का इनाम था। उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली है, पूरी तरह हुलिया बदल लिया है। बेस बदलकर वह मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था। कुछ क्षण के लिए तो पुलिस भी उसे पहचान नहीं सकी। पुलिस के पास 1 साल पुराना जो फोटो थी, उसमें घनी दाढ़ी और मूछें थी। फरारी के दौरान उसने अपने कई बार नाम भी बदले। मामला बाड़मेर का है। जनवरी 2021 में बाड़मेर महिला थाने में रेप पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया था कि तांत्रिक लाल बाबा उर्फे देवनारायण उर्फे देवदास उर्फे चुन्नी लाल उर्फे वीरदेव शंकर राम गुरु किशोरदास चाचा चाची के घर पर आता जाता था। चाची भतीजी को दवा खिलाकर बेहोश कर देती थी। इसके बाद तांत्रिक रेप करता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। प्रेग्नेंट नहीं हो इसके लिए अबॉर्शन के लिए गोलियां भी खिलाई थी। शादी के बाद प्रेग्नेंट नहीं होने पर डॉक्टरों से जांच करवाने पर खुलासा हुआ कि लड़की का अबॉर्शन हो चुका है। इसके बाद पीड़िता ने आप बीती अपने पति को बताई, तब जाकर मामला थाने पहुंचा। एसपी दीपक भार्गव के मुताबिक स्पेशल टीम को तकनीकी मदद से फरार लाल बाबा के जूनागढ़ जिले में होने की सूचना मिली। जूनागढ़ के अखोदर पुलिस थाना क्षेत्र के केशोद स्थित मां काली मंदिर में वह पुजारी बनकर रह रहा था। बाड़मेर पुलिस ने जूनागढ़ पुलिस के सहयोग से महाकाली मंदिर से लाल बाबा को हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया है कि यह किसी संप्रदाय से जुड़ा है। फिलहाल यह सभी जांच का विषय है। लाल बाबा डागीवाड़ा पोस्ट डाला तहसील सलमपुर जिला उदयपुर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार बाड़मेर में वारदात के दौरान लाल बाबा की दाढ़ी मूछ थी। महिला थाने में एफआईआर होने के बाद उसने अपना वेश बदल लिया, दाढ़ी मूछ कटवा ली। कभी जींस पैंट में रहता था तो कभी काला चश्मा लगाकर घूमता था, कभी सफेद तो कभी भगवा रंग के कपड़े पहनता था। पुलिस उसे पहचान नहीं पा रही थी। इस दौरान उसने अपने नाम लाला बाबा से देवनारायण, देवदास, चुन्नीलाल, बीरदेव तक बताए थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बाबा को जिस मंदिर से हिरासत में लिया था, वहां कोई साधु रहता था। उसके जाने के बाद वह मंदिर को संभालने लगा। यहाँ पूजा पाठ के साथ नाड़ी देखता है और लोगों को देसी दवाई भी देता था। इससे पहले पुलिस ने आरोपी की तलाश में झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात के सभी संभवित मठ और जंगलों की खाक छानी थी। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद बाबा ने मोबाइल भी रखना बंद कर दिया था। एसपी दीपक भार्गव के मुताबिक जिले की अलग अलग टीमों ने लाल बाबा के ठिकाने बगीची आश्रम, बेलगिरी, अनादरा जिला सिरोही, डांगीवाड़ा पोस्ट डाल तहसील सलुम्बर, उदयपुर, जालरा, उदयपुर, अंबाजी, अहमदाबाद, बोकारो झारखंड, बनासकांठा, साबरकांठा, महसाणा सहित सभी स्थानों पर दबिश दी गई थी। फिर भी लाल बाबा का कोई सुराग नहीं लगा था। करीब 1 साल पहले दर्ज हुए मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए महिला थाना सीआई मूलाराम, सेंडवा सीआई हंसाराम, कोतवाल गंगाराम, डीएसपी राजीव पवार, एएसपी नरपत सिंह, डीसीआरबी प्रभारी महिपाल सिंह, डीएसटी कांस्टेबल मोहनलाल सहित 7 टीमें लगातार 1 साल में 10-12 हजार किलोमीटर तक छानबीन कर चुकी थी। आखिर में ये जूनागढ़ के पास पकड़ा गया। भीलवाड़ा उदयपुर हाईवे पर कार आगे चल रहे ट्रेलर में घुस गई। हादसे में कार सवार जयपुर के कोतपुरली के 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में इंजीनियर और बिजनेसमैन शामिल है। कार सवार उज्जैन से लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि कार में से 2 लोग उछलकर बाहर गिर गए और गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह बिखर गया। एक्सीडेंट अजमेर के बिनाई इलाके के बांधनवाड़ा में गुरुवार शाम 5 बजे हुआ। बांधनवाड़ा चौकी प्रभारी गिरधारी सिंह ने बताया कि शाम करीब 5 बजे बांधनवाड़ा हॉस्पिटल के सामने से ट्रेलर गुजर रहा था। कार ट्रेलर के पीछे ही थी। जैसे ही अचानक ट्रेलर ने ब्रेक लगाई, स्पीड में आ रही कार ट्रेलर में घुस गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार सवार 4 की मौत हो गई थी। हादसे के बाद जाम लग गया था। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक सांगटेड़ा कोतपुरली जयपुर के रहने वाले हवा सिंह, संदीप सिंह, शेर सिंह, सलवीर सिंह थे। कार में मिले कागज के हिसाब से माना जा रहा है कि ये लोग उज्जैन गए हुए थे और वापस अपने गांव लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि हादसे में कार के आगे वाला हिस्सा बिखर गया है। सांगटेड़ा सरपंच सोनू चौधरी ने बताया कि मृतक चारों की घूमने के लिए ही गए थे। मृतकों में सतवीर जाट इंजीनियर जबकि संदीप सिंह चौधरी प्रॉपर्टी व्यवसायी है। शेर सिंह गांव में ही खेती करता है और
हवा सिंह गैना से सेना से रिटायर्ड था। संदीप और सतवीर के दो दो बच्चे हैं। वहीं शेर सिंह की अभी तक शादी नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दो युवक सड़क पर आकर गिर गए थे, जबकि दो कार में ही फंसे रहे। इस दौरान मौजूद लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। जयपुर के दंपति ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इनकी कोई संतान नहीं थी। 12 दिन पहले ही पत्नी को कैंसर होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद से ही पति पत्नी रोते रहते थे। कोई नजदीकी रिश्तेदार भी इनके पास नहीं रहता है। दोनों में इतना प्यार था कि एक दूसरे से लिपट कर दोनों ने फंदा लगाया। मामला जयपुर के कोटपुतली का है। गुरुवार को सराय मोहल्ला स्थित जनना अस्पताल के सामने रहने वाले रमेश सुरेलिया और उसकी पत्नी संतोष देवी का शव उन्हीं के घर में फंदे से लटका मिला। दोनों अपने मकान में रहते थे। संतोष देवी की तबीयत कुछ महीनों से खराब थी। इलाज के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो 12 दिन पहले 10 दिसंबर को ही रमेश उन्हें जयपुर एसएमएस अस्पताल में दिखाने के लिए ले गए। यहाँ डॉक्टर ने बताया कि संतोष देवी को कैंसर है। कांपते हुए हाथों में रिपोर्ट था में रमेश ने जब डॉक्टर से इसके इलाज के बारे में पूछा तो जवाब सुनकर उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर अपने लास्ट स्टेज पर है, कुछ भी कहना मुश्किल है। दोनों कोटपुतली वापस लौट गए। किराएदार दुकानदार ने सबसे पहले देखा था। डीएसपी गौतम कुमार ने बताया कि गुरुवार सवेरे रमेश और संतोष ने घर में बने एक कमरे में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इनके घर के बाहर एक मेडिकल स्टोर है। ये स्टोर इन्हीं की दुकान में चलता है, जिसे किराए पर दिया गया है। मेडिकल स्टोर चलाने वाले रामकुमार चंदेला ने बताया कि रमेश सुरेलिया रोजाना उनके पास बाहर आकर बैठते थे। रामकुमार दंपति के लिए खाना लेकर आते थे। रमेश खाना लेकर चले जाते थे। गुरुवार सवेरे जब वे नहीं आए तो रामकुमार अंदर गए। कमरे में पति पत्नी के शव पंखे पर फंदे से लटके हुए मिले। उन्होंने बाहर जाकर लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। डीएसपी गौतम कुमार ने बताया कि कमरे में एक डायरी में लिखा सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें लिखा है कि हम जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को परेशान नहीं किया जाए। सुसाइड नोट में रुपयों के लेन देन, संपत्ति और पत्नी के कैंसर पीड़ित होने की भी बात लिखी है। डीएसपी ने बताया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। कमरे के दरवाजे के अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी, आधा बंद था। दंपति के कोई बच्चा नहीं था। किराएदार रामकुमार चंदेला ने बताया कि संतोष देवी को हर्निया की शिकायत थी। कोटपुतली में इलाज चल रहा था। उस पर उनके करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। कोई सुधार नहीं होने पर रमेश सुरेलिया उन्हें दिखाने के लिए जयपुर लेकर गए। वहां 12 दिन पहले ही उन्हें कैंसर की चौथी स्टेज के बारे में पता चला। रामकुमार ने बताया कि दोनों में बहुत प्यार था। कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते थे, अकेले बाहर नहीं जाते थे। उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि किसी भी एक की मौत के बाद दूसरे का क्या होगा। रमेश सुरेलिया ने कोटपुतली में होने वाली रामलीला में कई साल तक रावण का किरदार भी निभाया था। उन्हें इसी किरदार ने पहचान दिलाई। कुछ साल पहले तक वे टैक्सी ड्राइवर की करके अपना गुजरान चलाते थे। संतोष देवी और उनके पति रमेश अक्सर बीमार रहते थे। पहले तो वे खुद खाना बनाते थे, धीरे धीरे दोनों के बस की बात नहीं रही। कुछ साल से उनके सवेरे का खाना किराएदार रामकुमार चंदेला अपने घर से लाते थे, जबकि शाम का खाना पड़ोस के लोग दे देते थे। इनके मकान के ऊपर एक कमरा बना हुआ है जिसमें एक शिक्षिका किराए पर रहती है। उन्हें भी दोनों की सुसाइड के बारे में पता नहीं चला था। सवेरे जब वो स्कूल जाने के लिए नीचे आई तो बाहर पुलिस देखकर उन्हें इसकी जानकारी मिली। दोनों के बीच बहुत प्यार था। दोनों हरदम साथ रहते थे और साथ में ही दोनों ने खुदकुशी कर ली। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा के पट्टूंगा, उठा के पट्टूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी। अब पहन लो, पर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है। अब मैं पीछे रह जाऊंगा,
उसको यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हाल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है। आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है ना, परमात्मा ने बहुत ढंग से बनाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी यूट्यूब पर भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। कुछ शताब्दानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीजें याद आती हैं। हमारे देश में ये चीजें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी। तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज, आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास चीजें पड़ी हैं, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। मध्य प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर गुरुवार को 0 हो गई। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य संचालनालय की कोविड हेल्थ बुलेटिन रिपोर्ट से हुआ। गुरुवार को प्रदेश की अलग अलग लैब्स में कोविड संदिग्ध मरीजों के भेजे गए 100 सैंपलों की जांच की गई, जो जांच में नेगेटिव निकले। उधर प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट का अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिलों में CMHO को सर्विलांस सैंपलिंग और पॉजिटिव मरीजों के लिए इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि कोविड आउटब्रेक होने पर मरीजों को इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। कोविड हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। बुधवार शाम कोरोना के लक्षण वाले 100 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा 9 सैंपल लेबोरेटरी से रिजेक्ट किए गए हैं। इसके चलते सभी 9 कोविड संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए दोबारा लिए जाएंगे। CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह में मिले 3 कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल जीनोम टेस्ट के लिए एम्स भोपाल भेजे हैं। जांच रिपोर्ट अगले सप्ताह आएगी। भोपाल में गुरुवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज कर दिया गया। इससे भोपाल में कोविड एक्टिव केस की संख्या 3 से घटकर 2 और प्रदेश में 7 से घटकर 6 हो गई है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य संचालनालय के एक सीनियर अफसर ने की है। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने जांच की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत हाई रिस्क ग्रुप के लोगों की जांच के लिए कहा गया है। कोविड प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की जांच भी करने के निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में जांच के लिए रैपिड किट का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी गई है। उधर MGM मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने सरकारी अस्पतालों के ऑक्सीजन प्लांट्स को चलाकर देखा। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े द्वारा कलेक्टर और CMHO के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार संक्रमित के संपर्क में आने वाले 60 से अधिक उम्र के बुजुर्ग, जिन्हें पूर्व से शुगर, BP या कैंसर हो और सर्दी जुकाम के लक्षण भी हो, तो जांच करवाई जाए। यानी हाई रिस्क ग्रुप वालों की ही जांच करनी जरूरी है। प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट है, लेकिन 30 जिलों में कोरोना की न तो जांच हो रही है और न ही स्क्रीनिंग हो रही है। इसकी वजह से पिछले 1 हफ्ते से चल रही संविदा कर्मचारियों की हड़ताल है। स्वास्थ्य संचालन के
अफसरों के मुताबिक कोरोना के संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का काम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से कराया गया था। यह कर्मचारी अभी हड़ताल पर है। इसके चलते इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी कि IDSP शाखा में कार्यरत डॉक्टर, डाटा ऑपरेटर सहित अन्य अमला CMHO को कोई रिपोर्ट ही नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण स्वास्थ्य विभाग के कोविड के पुराने स्ट्रेन की तुलना में इसका ट्रांसमिशन रेट काफी ज्यादा है। कोविड के जितने भी पुराने स्ट्रेन थे वह अधिकतम 6 से 8 लोगों को संक्रमित करते थे, लेकिन कोविड के BF.7 स्ट्रेन संक्रमित व्यक्ति संपर्क में आए 12 से 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है। छींक, सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत होने पर कोविड टेस्ट कराया जाए। वायरल फीवर और कोविड दोनों के लक्षण एक जैसे हैं, इसलिए संभव है कि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आए। बावजूद इसके जब तक सर्दी, खांसी, बुखार और छींक आने की परेशानी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। कोविड के नए वेरिएंट की जांच ICMR अप्रूवल एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किट से की जा सकेगी। नया स्ट्रेन पुराने किट से डिटेक्ट हो रहा है। देश में 90% वयस्क कोविड का टीका लगवा चुके हैं। इनमें कोविड की एंटीबॉडी मौजूद है, लेकिन एंटीबॉडी किस लेवल की है यह किसी को पता नहीं है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसकी वजह बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी कोविड का टीका नहीं लगना है। कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज लिए हुए अधिकांश लोगों को 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। इस डोज से भी सभी में एंटीबॉडी बनी है, जिसका अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग लेवल होगा। इस कारण यह कहना सिरे से गलत है कि जिन्हें कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज लगा है वह नए वेरिएंट से संक्रमित नहीं होगा। बूस्टर डोज ले चुके व्यक्ति के संक्रमित होने पर संक्रमण गंभीर नहीं होगा। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।